नमस्कार दोस्तों। इंडियन एग्रीकल्चर सीरीज में आज हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। इसमें हम एग्रीकल्चर सब्सिडी के बारे में देखेंगे। एग्रीकल्चर सब्सिडी क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है और इससे संबंधित क्या चुनौतियां हैं भारत में, इनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए समझते हैं कि एग्रीकल्चर सब्सिडी क्या होती है, कृषि सब्सिडी क्या होती है। ठीक, तो कृषि सब्सिडी जो होती है एक प्रकार का गवर्नमेंट ऐड होती है, ये सरकारी एक सहायता होती है। ठीक, तो सरकार कोशिश करती है कि किसानों को अधिक से अधिक आय के रूप में सहायता करने से, ताकि अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित हो। जब देखिए इसको ऐसा समझिए कि जब किसानों को जो है सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी तो वो उत्पादन ज़्यादा करेंगे। उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो फिर क्या होगा कि खाद्य ज़्यादा होंगे। खाद्य ज़्यादा होंगे तो पीडीएस के लिए जो है फूड पीडीएस के लिए खाद्यान्न उपलब्ध होंगे। पीडीएस के लिए खाद्यान्न उपलब्ध होंगे तो फिर क्या होगा, फूड सिक्योरिटी होगी। तो ये खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है ये एग्रीकल्चर सब्सिडी। ठीक, तो सीधे सीधे ये प्रभावित कर रहा है। तो सरकार इसीलिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करती है ताकि खाद्य सुरक्षा बनी रहे देश में। ठीक, तो देखिए कृषि सब्सिडी का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। इस बात से लग सकता है कि किसानों को 21% आय जो होती है, 21% आय जो होती है वो कृषि सब्सिडी से प्रदान की जाती है सरकार द्वारा। तो इसी से जो है कृषि सब्सिडी का एक महत्व पता चलता है कि कृषि सब्सिडी का महत्व किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, तो इसको देखिए हम पढ़ने के लिए एक प्रश्न के माध्यम से इसको हम समझेंगे कि कृषि सब्सिडी क्या होती है। देखिए प्रश्न है कि भारत में कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधी मुद्दों का विवेचन करें। 200 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक, तो देखिए कृषि सब्सिडी दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी। तो देखिए इसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देंगे सामान्य सा कि सब्सिडी क्या होती है। सब्सिडी सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्र या व्यक्तियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता होती है। ठीक, सब्सिडी का उद्देश्य लागत को कम करना, आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहन देना होता है। ठीक, तो एक प्रकार का ये किसानों के लिए इंसेंटिव होती है। तो इसको क्या समझा आपने कि सब्सिडी सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में विशेष क्षेत्रों को या व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाली एक वित्तीय सहायता होती है। ठीक, एक प्रकार का ये इंसेंटिव होती है किसानों को, ताकि वे अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। ठीक, तो सब्सिडी में प्रकार कुछ देखते हैं, जैसे कि क्रेडिट सब्सिडी। आपने केसीसी का नाम सुना हो, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक, सरकार जो है उनको ऋण प्रदान करती है। तो ठीक, ये होगा क्रेडिट सब्सिडी। उर्वरक सब्सिडी, उर्वरकों में सब्सिडी देती है, खाद पर, डीएपी पर, इन सब चीज़ों पर। विद्युत सब्सिडी, विद्युत में भी देती है, बिजली पर उनको छूट देती है। ठीक, सिंचाई सब्सिडी, सिंचाई के लिए भी देती है सब्सिडी सरकार। ठीक, तो ये मुख्य जो है 4 प्रकार के सब्सिडी होती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप अगर इसे फ्लोचार्ट में दिखा देंगे तो ये आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अब देखिए प्रश्न के मुद्दे पर आते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या होती है। देखिए प्रत्यक्ष सब्सिडी किसानों को दी जाने वाली प्रत्यक्ष मौद्रिक सहायता होती है, कैश के रूप में होती है। ठीक, जैसे कि इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं। देखिए प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मौद्रिक सहायता होती है इसमें। ठीक, तो इसमें किसान मानधन योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये 3 किस्तों में प्रत्यक्ष मौद्रिक सहायता के रूप में देती है। देखिए अभी 6 दिन पहले जो है किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 2,000 रुपये किस्त रूप में आया है। तो ये तिमाही आधार पर जो है मिलता है, प्रतिवर्ष में 6,000 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में। ठीक, तो ये प्रत्यक्ष सब्सिडी का उदाहरण है। दूसरा, कृषकों की ऋण माफ़ी। आपने सुनी होगी कि फला सरकार ने कृषकों की ऋण माफ़ी कर दी, इतनी माफ़ कर दी। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी हो गई। तो अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी समझते हैं। देखिए कृषकों को दी जाने वाली गैर मौद्रिक सहायता, जैसे कि ये सिंचाई में, बिजली, उर्वरक में, तकनीक के माध्यम से। ठीक, तो इन माध्यमों से जो है अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को एक सब्सिडी दी जाती है। ठीक, ताकि वे अधिक से अधिक उत्पादन करें। ठीक, तो अब देखते हैं इसमें अप्रत्यक्ष की सब्सिडी के बारे में और चीज़ें भी देखते हैं कि देखिए एमएसपी जो होती है वो भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष की सब्सिडी होती है। किसानों को फसल से पूर्व आश्वासन दिया जाता है कि सरकार उनको जो है निश्चित मूल्य प्रदान करेगी। ठीक, तो फसल बीमा, प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना भी अप्रत्यक्ष की सब्सिडी का उदाहरण है। उर्वरक सब्सिडी, एनपीके को रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराना भी उर्वरक सब्सिडी है। सिंचाई सिंचाई पर सब्सिडी देती है, ड्रिप, स्प्रिंकलर पद्धति, इन सब पे चीज़ों पे। केसीसी जो है वो भी कम दाम पर भी ऋण प्रदान करना भी एक प्रकार की
अप्रत्यक्ष सब्सिडी हो गई। तो आपने बहुत आसानी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी को समझ लिया। अब देखिए डब्ल्यूटीओ द्वारा उठाए गए कृषि संबंधी जो मुद्दे हैं, इसके बारे में समझने के लिए देखिए क्या एक एग्रीमेंट था डब्ल्यूटीओ का बाजार पहुंच की को लेकर के, बाजार पहुंच। तो उसमें डब्ल्यूटीओ क्या कहता है कि प्रत्येक देशों में मान लीजिए कि भारत है तो दूसरे देशों में मान लीजिए अफ्रीका है, तो यहाँ से बाजार की पहुंच होनी चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि आयात निर्यात चलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अधिक से अधिक जो है उत्पादन कर दें, एमएसपी दे दें या जो है सब्सिडी दे दें, कि आप इस बाज़ार को विकृत कर दें। ठीक, इस बाज़ार को विकृत कर देंगे तो फिर वो डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन होगा। तो डब्ल्यूटीओ का यही मानना है कि जो है बाज़ार तक पहुंच बनी रहनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, किसानों को जब सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा, तो वो क्या होता है कि अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं, तो वहाँ पे वो आयात निर्यात बाधित हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने हमने जो है बाजरे पर अधिक सब्सिडी दे दी। अब मान लीजिए कि बाजरा जो है अमेरिका से भारत निर्यात करता था, तो अब भारत खुद से जो है बाजरा उपजाने लगा अधिक से अधिक एमएसपी दे लेने से या सब्सिडी दे लेने से। तो यहाँ पे बाजार विकृत हो गया ना आयात निर्यात वाला। तो एक प्रकार का ये गलत ही है जो डब्ल्यूटीओ देता है। तो विकसित देश द्वारा विकासशील देशों पर ये थोपा गया एक एग्रीमेंट है, वो बहुत ही अच्छा प्रासंगिक जो है एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन फिर क्या क्या मुद्दे हैं कि डब्ल्यूटीओ किस प्रकार से परेशान करता है, आप देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। बाजार विकृत में क्या होता है, डब्ल्यूटीओ के अनुसार एमएसपी की दर तय सीमा से ज़्यादा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकृत पैदा होती है। अभी बताया मैंने, बाजार विकृत पैदा हो जाती है एमएसपी की दर अगर ज़्यादा होती है तो। ठीक, दूसरा व्यापार विकृत में क्या होता है, गैर सब्सिडी प्रदाता वाले देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हानि होती है, क्योंकि एमएसपी के कारण कृषि खाद्यान्नों की कीमत कम हो जाती है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि इसमें गैर सब्सिडी प्रदाता वाले देशों में, जैसे कि मान लीजिए ऐसा देश मान लीजिए कि वो अफ्रीका है, वो सब्सिडी नहीं देता है, तो फिर क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उस देश को हानि होगी, क्योंकि एमएसपी के कारण कृषि खाद्यान्न की कीमतें कम हो जाती हैं। यहाँ पे जैसे भारत में कम हो गई, तो जबकि अफ्रीका में नहीं कम हुई, तो फिर क्या होगा, उसको अफ्रीका को नुकसान होगा। फिर पर्यावरणीय प्रभाव भी है। भारत की इस पद्धति पर्यावरण के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। जैसे कि सिंचाई आदि पर सब्सिडी से भूजल स्तर का कम होगा। जैसे मान लीजिए सरकार सिंचाई पर सब्सिडी दे, तो सिंचाई से भूजल स्तर कम होगा, वाटर लेवल गड़बड़ होगा। उर्वरक सब्सिडी से भूमि उर्वरता गड़बड़ाएगी। ठीक, और जल प्रदूषण जैसे मुद्दे सामने आएंगे। या वो अधिक से अधिक एक ही फसल का उत्पादन करेंगे, तो उससे भी पर्यावरणीय प्रभाव होंगे, भूमि क्षरण, ये सब तमाम मुद्दे। फसल का विविधीकरण नहीं होगा, ये सब चीज़ें, तो हेल्थ इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो इसके अलावा अति उत्पादन, देखिए ये एमएसपी देने से विशेष फसलों पर अति उत्पादकता हो सकती है। पता लगा धान ही धान ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, गेहूँ हो रहा है, बाजरा ये मोटे अनाज इनका नहीं हो रहा है, ये चीज़। असमानता भी होगी, एमएसपी से बड़े किसानों को ज़्यादा लाभ होता है, तो छोटे को हानि होती है। तो ये मुद्दा डब्ल्यूटीओ ने उठाया। तो ये यही क्वेश्चन में पूछा था। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा था कि विश्व व्यापार संगठन द्वारा उठाए गए कृषि संबंधी मुद्दों की विवेचना कीजिए। तो विश्व व्यापार संगठन जो है वो सब्सिडी में क्या क्या जो है सावधानियां बरतने के लिए कहता है, या क्या क्या चुनौतियां देता है, इसके बारे में पूछा था। तो हमने ये देख लिया कि डब्ल्यूटीओ जो है कृषि संबंधी क्या क्या मुद्दे हैं, कि बाजार विकृति है, और आगे है व्यापार विकृति, पर्यावरणीय प्रभाव, और फिर अति उत्पादन, और फिर अगला है आय असमानता। इतने मुद्दे हैं। ठीक, तो इसके अलावा अब देखिए एक इसमें सारगर्भित निष्कर्ष लिखते हैं हम, कि कृषि क्षेत्रों को दी जाने वाली सब्सिडी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ कृषकों की आय को भी बढ़ाती है। सब्सिडी खाद्य सुरक्षा में भी सहायता करती है। देखिए हमने एक सारगर्भित निष्कर्ष दिया है कि ये खाद्य सुरक्षा में भी सहायता करती है, ये उत्पादन को भी बढ़ाती है, कृषकों की आय भी बढ़ाती है। मैंने बताया 21% आय जो होती है वो सब्सिडी से मिलती है किसानों को। यहाँ पे लिख सब मेंशन कर सकते हैं। इस सब्सिडी खाद्य पदार्थों को खाद्य सुरक्षा में सहायता करती है। वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, ऐसा कह रहे हैं। इसमें निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, इसलिए भारत में खाद्य सुरक्षा एवं गरीबी को कम करने का अवसर मिलना चाहिए। देखिए जो विकसित देशों द्वारा थोपा जा रहा है ये डब्ल्यूटीओ के ये जो समझौते हैं, तो इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंडर डेवलप्ड जो कंट्री हैं, विकसित देश हैं, अल्पविकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, उनको मौका मिलना चाहिए कि अपने देश में खाद्य सुरक्षा कम करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, कृषकों की स्थिति अच्छा करने के लिए मौका मिलना चाहिए। ये निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं। तो आपने देख लिया कि किस प्रकार से जो है ये सब्सिडी जो होती है, तो ये मतलब प्रश्न यहीं पे उत्तर कंप्लीट होता है। लेकिन हम थोड़ा समझते हैं। तो सब्सिडी जो होती है कृषकों की, जो एग्रीकल्चर सब्सिडी होती है, एक प्रकार से कृषकों को जो है अधिक से अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करती है,
और उत्पादन के लिए प्रेरित करती है, जिससे कि जो है पीडीएस में के लिए ये खाद्यान्न उपलब्ध होता है और पीडीएस के लिए खाद्यान्न होता है, फूड सिक्योरिटी मुहैया होती है। एक तरफ तो ये कार्य कर रही है, दूसरी तरफ जो है कृषकों की आय बढ़ा रही है, कृषकों की इनकम बढ़ा रही है, वाई इनकम बढ़ा रही है कृषकों की। तो कई सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था में रोज़गार बढ़ा रही है, गरीबी को कम कर रही है। तो सब्सिडी के काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं। और अब देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि क्या-क्या जो है सब्सिडी के फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए ये सोशल वेलफेयर करता है, सामाजिक कल्याण करता है, वीकर सेक्शन के लिए लाभप्रद होता है, वंचित वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ता है, कमज़ोर वर्गों को रोज़गार के अवसर मुहैया कराता है ना? रोज़गार विहीन लोगों को उत्पादक कार्य में लगा कर के बेरोज़गारी को कम करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके सब्सिडी के महत्व को दर्शाते हैं। तो ये आप महत्व को भी अलग से मेंशन कर सकते हैं, वो पूछा भले ही नहीं है पर लिख देना चाहिए। तो चुनौतियाँ भी हो गई, महत्व भी हो गया, एक सारगर्भित निष्कर्ष भी होगा। इस प्रकार से हमने कृषि सब्सिडी को बहुत आसानी से समझ लिया, जो कि काफ़ी क्लिष्ट टॉपिक है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।